नागपुर में एडवांटेज विदर्भ 2025 खासदार औद्योगिक महोत्सव का भव्य उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। 7 से 9 फरवरी तक आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदर्भ को वैश्विक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना है। महोत्सव में क्षेत्र की रणनीतिक विशेषताओं, कनेक्टिविटी और विकास की संभावनाओं को उजागर किया गया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर और गढ़चिरौली डिवीजनों में इस्पात उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, जिससे औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। हमारा विदर्भ खनिज संपत्ति से समृद्ध है। हमारे महाराष्ट्र के करीब 75% मिनरल्स विदर्भ के क्षेत्र में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट ये भी विदर्भ में है। हमारे नागपुर को अब टाइगर कैपिटल करके वर्ल्ड में मान्यता मिली है। पूरे विश्व से लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं। ताडोबा, पेंच, उमरेड ये सब जगह पर आज लोग विदेशों से आने लगे हैं। हमारा ये क्षेत्र है, ये एग्रीकल्चर के दृष्टि से कपास का क्षेत्र है और ऑरेंज का क्षेत्र है। विशेष रूप से विदर्भ के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की चर्चा पिछले अनेक सालों में चली है। विदर्भ का विकास हो, विदर्भ में ग्रोथ रेट बढ़े और विदर्भ में रोजगार का निर्माण हो, ये उद्देश्य आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस समय हम यहाँ उपस्थित हैं। उसमें से एक बहुत अच्छी बात हासिल हुई है। वो हासिल ये हुई है कि हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में, एस्पिरेंट तालुकाज में 500 तालुका है और जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है 120, उसमें गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ये सबसे सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड था। मैं धन्यवाद दूंगा देवेंद्र फडणवीस जी को कि हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि गढ़चिरौली जिले में एक तरफ फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ मिनरल्स है, और इसलिए गढ़चिरौली जिले का विकास होने के लिए मिनरल्स के आधार पर, खनिज संपत्ति के आधार पर उद्योगों की स्थापना करने से हम लोग 25 साल से प्रयास कर रहे थे। वहाँ की परिस्थिति बहुत गंभीर थी और मुझे काफी देर गढ़चिरौली जिले के इंटीरियर पार्ट में संपर्क करने का मौका मिला। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यह जिला नक्सल मूवमेंट का कैपिटल बन गया। बेरोजगारी, भूखमरी से ये जिला ग्रस्त था और ऐसे समय में गढ़चिरौली जिले में जो आयरन ओर है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है। अब गढ़चिरौली एक इंडस्ट्रियल हब करके विकसित हो रहा है और सज्जन जी से लेकर प्रभाकरन जी से लेकर अनेक देश के उद्योगपति वहाँ स्टील में, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और देवेंद्र जी उनको पूरा सपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से कर रहे हैं। भारत सरकार का पूरा सपोर्ट है और मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस का सेंस मैं समझता हूं, 5 साल के अंदर स्टील हब हिंदुस्तान का गढ़चिरौली होगा और विश्व में पूरा लोहा यहां से जाएगा। दिल्ली पुलिस की पश्चिम जिला टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। थाना कीर्तिनगर पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र कीर्तिनगर में छापेमारी कर 4618 क्वार्टर विस्की और 228 बोतल बियर जब्त की। इस मामले में आरोपी सुनील निवासी औद्योगिक क्षेत्र कीर्तिनगर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी विचित्रवीर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र कीर्तिनगर में अवैध शराब का भंडारण कर रहा है। इस पर एचसी देवेंद्र, एसआई लक्ष्मण और कांस्टेबल नवीन की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व थाना कीर्तिनगर के एसएचओ इंस्पेक्टर संजीव धोड़ी कर रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी एसीपी पंजाबी बाग विजय सिंह द्वारा की गई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत औद्योगिक क्षेत्र कीर्तिनगर में छापा मारा, जहां आरोपी सुनील को मौके से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 4618 क्वार्टर विस्की और 228 बोतल बियर बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33/38 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह अवैध शराब कहां से लाई गई थी और इसकी सप्लाई कहां की जा रही थी। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market.
Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। अब इसी को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ आम आदमी द्वारा लगाए गए खरीद फरोख्त के आरोपों के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दर्ज कराई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोनों सदनों में फिर से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता शहनमयी कृष्णा द्वारा दायर एक रिट याचिका के संबंध में अपना फैसला सुनाया। महाकुंभ मेले के सेक्टर 18 शंकराचार्य मार्ग पर आग लग गई। दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया। वरिष्ठ आरएसएस नेता और राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता कामेश्वर चौपाल का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में निधन हो गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में झुग्गी बस्ती में सुबह आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 20 झुग्गियां और एक कबाड़ का गोदाम जलकर खाक हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करने और रक्षा सहयोग के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए अपने नवनियुक्त अमेरिकी समकक्ष पीट हेग्सेट के साथ टेलीफोन पर बात की। 16 डिब्बे वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को अब वाणिज्य परिचालन के लिए रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमाणीकरण और आयुक्त रेलवे सुरक्षा की मंजूरी की आवश्यकता। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला क्षेत्र पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोयला क्षेत्र देश के विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने बताया कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में कोल मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भारत कोयला उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जो देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है। इंडिया डेवलपमेंट, देश विकसित होने में कोल सेक्टर एक क्रिटिकल पिलर है। विकसित भारत यात्रा जो 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें कोल मिनिस्ट्री भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं। भारत दुनिया की कोल प्रोडक्शन में दूसरे स्थान में है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कोल रिजर्व्स भारत में है और भारत दुनिया की 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर भी है और दुनिया की सबसे बड़ा 2nd लार्जेस्ट कोल माइन छत्तीसगढ़ में देवरा में है। देवरा कोल माइन दुनिया का 2nd लार्जेस्ट बिगेस्ट कोल माइन भारत में ही है। कोल सेक्टर में सबसे पहले अगर किस संस्था का अगर बात करना है तो कोल इंडिया लिमिटेड का बात करना पड़ेगा। कोल इंडिया इस साल 50 वर्ष गोल्डन जुबली मना रही है। कोल इंडिया की सब्सिडरीज भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, उसका लगभग 53 स्थापना करके 53 ईयर्स पूरा हो चुकी है। कोल इंडिया दुनिया की 1st लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन का गवर्नमेंट का कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर में होगा मगर गवर्नमेंट कंपनीज हर देश का अगर कंपेयर किए तो कोल इंडिया इज द लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन करते हैं और CIL मार्केट कैपिटलाइजेशन में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। भारत की ग्रोथ में कोल सेक्टर का 50 साल से ज्यादा योगदान है CIL का और कोल पावर में यूज होता है। स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, पेपर, टेक्सटाइल, हेवी इंडस्ट्रीज, इस सेक्टर में कोल एक इम्पोर्टेंट सोर्स भी है। ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में कोल का शेयर 55% है। जैसा अभी सेक्रेटरी जी बताया, कोल आधारित थर्मल पावर जनरेशन में भारत में 72% पावर प्रोडक्शन कोल के द्वारा ही आज देश में जनरेशन हो रही। आने वाले कई दशक, कई डिकेड्स तक भी एनर्जी सेक्टर में कोल एक मेन फ्यूल
रहेगा। इसीलिए हम कोल को बताते हैं, हम कोल नहीं बोलते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। जो कुकिंग कोल है इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंस हमारे लिए, देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, देश को उजाला देने के लिए कोल मेन सोर्स है। कोल के बिना ना पावर जनरेशन नहीं हो सकता है। कोल के बिना सेलफोन चार्जिंग से लेकर एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन कोल। आज 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आने के बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देश में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है सेक्टर का, वैसी कोल सेक्टर में भी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाए गए हैं। फंडामेंटल रिफॉर्म्स भी कोल सेक्टर में लाए गए हैं। नॉमिनेशन बेसिस से, अलॉटमेंट बेसिस से जो कोल ब्लॉक्स देने का सिस्टम था उसको खत्म करके ट्रांसपेरेंसी के साथ कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन करना और कमर्शियल कोल माइनिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, कोल गैसिफिकेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना जैसे प्रोग्रेसिव चेंजेस को कोल सेक्टर में लाए गए हैं। रिफॉर्म्स के कारण आज एफिशिएंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेजिलियंस बढ़ा है। सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंस बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम मिनिस्ट्री के द्वारा उठाए गए हैं। इन सब मेजर हिस्टोरिकल डिसीजन लेना और ट्रांसपेरेंसी के साथ इम्प्लीमेंटेशन के कारण 10 साल से देश में कोल प्रोडक्शन 76% ग्रोथ रेट अचीव किया है। आज 23-24 का 998 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन ऑल टाइम रिकॉर्ड लास्ट ईयर हासिल किया है। अगर वो 2014 अगर कंपेयर किए तो जब 566 मिलियन टन प्रोडक्शन था, आज लगभग 998 मिलियन टन 24 में अचीव हुआ है। वैसा ही कमर्शियल कोल माइनिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस के बाद प्राइवेट पार्टनरशिप का भी बनने के कारण कोल सेक्टर में भी कंपटीशन बढ़ा है और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उपयोग करके कोल का प्रोडक्शन भी भारत में बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। कोल मिनिस्ट्री ने अभी तक 10 राउंड्स ओपन एक्शन कोल ब्लॉक्स का पूरा हुआ है। इस 10 राउंड्स में लगभग 113 ब्लॉक्स प्रोसेस हो चुका है। लगभग 100 वेस्टिंग ऑर्डर्स भी दिया गया है। वर्तमान में 11th राउंड एक्शन कंप्लीट होने वाला है और 12th राउंड एक्शन के लिए मिनिस्ट्री के तरफ से पूरा तैयारी प्रिपरेशन चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ई नाम पोर्टल के संबंध में पूछे गए प्रश्न के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मंडी व्यवस्था में अगर किसानों को अच्छा दाम नहीं मिलता तो वह इस ई नाम पोर्टल के माध्यम से दूसरी मंडियां जहां अच्छे दाम मिल रहे हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। और क्या जानकारी दी कृषि मंत्री ने इस अवसर पर, आप सुने सदन में उनका पूर्ण उत्तर। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी एक विजनरी लीडर हैं और किसान कल्याण और कृषि का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने ई नाम के बारे में सवाल पूछा है। ई नाम मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार। पहले किसान को केवल अपनी मंडी में ही अपना उत्पादन बेचना पड़ता था, बाकी जगह मंडियों में अगर रेट अच्छे होते थे तो उसकी जानकारी भी नहीं होती थी। ई नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल को 2016 को लॉन्च किया। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है माननीय सभापति जी, जो किसानों को उसके बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करता है। एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा को लेकर ये कृषि उपज मंडियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ता है ताकि जहां किसान को उच्चतम मूल्य मिले और उच्चतम बोली लगे वहां वो अपनी फसल बेच पाए और इससे किसान को एक बाजार उपलब्ध हुआ है। माननीय सदस्य ने ये पूछा है, क्या इनाम में ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे किसान अपने घर से भी अपने उत्पादन को बेच सकता है? मुझे बता दूं, प्रसन्नता है कि इनाम प्लेटफॉर्म के तहत एक फार्म गेट मॉड्यूल बनाया गया है ताकि किसान अपनी उपज के फोटो को, चित्र को फार्म गेट से ही अपलोड कर सके। उपज को भौतिक रूप से लाने की आवश्यकता बाजार मंडी में नहीं है। बिना उपज को लाए ही इनाम पर व्यापार के लिए बोली सुविधा का वो लाभ उठा सकता है। इनाम मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज के ढेर को 360 डिग्री मतलब चारों दिशाओं से फोटो खींच के पोर्टल पर डाल सकता है, जिसे खरीदार बोली लगाने के पहले देख सकते हैं कि कैसा है। इनाम ऐप के माध्यम से किसान अपने उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है, जिससे मंडी के प्रवेश द्वार पर किसानों के लिए प्रतीक्षा का समय भी कम हो जाता है। और इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि घर बैठे ही एक तो उसको पता चलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मंडियों के रेट पूरे देश में कहां-कहां क्या-क्या है। 3 दिन पहले तक के रेट पता चल, वो ये भी तय कर सकता है कि मुझे आज बेचना
कल और अच्छे रेट मिलेंगे तो कल बेचूं क्या। एक बहुत बड़ी सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दी है, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल भी बनाया गया है, जिसके तहत एफपीओ भी अपने माल को बाजार में लाए बिना जहां वो एकत्रित करते हैं उस केंद्र से ही फोटो अपलोड करके बेच सकते हैं। और इसलिए मुझे माननीय सदस्य को बताते हुए प्रसन्नता है कि किसान को देश भर में एक बाजार उपलब्ध होता है। और बड़ी बात यह कि बिचौलियों की संख्या कम हो जाती है। कई जगह हम देखते हैं कि एक जगह रेट बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह रेट नहीं मिलते। किसान को फायदा यह है कि पूरे देश की मंडियों का रेट पता चलता है और वो सीधे सीधे व्यापारी के साथ अपने माल को बेचने के लिए ट्रेडिंग कर सकता है और इसलिए वो निश्चित तौर पर अपने घर से अपनी उपज को बेच सकता है। कई बार छोटे छोटे किसान जिनकी उपज कम होती, लैंड होल्डिंग कम होती है, वो अपनी उपज के बेहतर दाम अकेले प्राप्त नहीं कर पाते और इसलिए एक और काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। छोटे छोटे किसानों को जोड़ के एफपीओ का निर्माण और 10,000 एफपीओ बनाए गए। ये एफपीओ संगठित होकर अपने आदान की व्यवस्था करते हैं, अपने सामान की मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं। जब ये संगठित होते हैं तो इनको उचित मूल्य प्राप्त करने की इनकी ताकत बढ़ जाती है और मुझे प्रसन्नता है कि कई एफपीओ किसानों के सशक्तिकरण का उदाहरण बन गए। प्रधानमंत्री लगातार एफपीओ के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और माननीय सदस्य को मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एफपीओ भी इस प्लेटफॉर्म पर अपने सामान को बेच सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए उनको सारी जानकारी, अपनी उपज का 360 फोटो जिसकी मैंने बात की थी वो डालना होता है और अब तक लगभग 31 दिसंबर 2024 तक 4,362 किसान उत्पादक संगठन ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं और इसके माध्यम से बेहतर रेट प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय ये और निवेदन करना चाहता हूं कि इसके द्वारा कृषि उत्पाद की बिक्री में किसानों को ऑनलाइन पेमेंट भी प्राप्त होता है, जिनमें एफपीओ भी शामिल है। ऑनलाइन रिसिप्ट की प्राप्ति करने में आसानी होती है और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के माध्यम से बताना चाहता हूं, देश को कि 31 दिसंबर 2024 तक 1.44 लाख मीट्रिक टन और 3.4 करोड़ जिसमें बांस, पान, नारियल, नींबू आदि है का व्यापार एफपीओ के माध्यम से भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसका मूल्य 239.6 करोड़ रुपया है। तो एफपीओ भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा के किसानों को उचित दाम दे पाने में सक्षम हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूं। फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायाब सैनी मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम ने मेले को एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनूठा संगम बताया। उन्होंने कहा कि यह मेला प्रधानमंत्री के विरासत भी विकास भी के संकल्प को साकार करने का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश और ओडिशा थीम स्टेट हैं, जबकि बिम्स्टेक देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका की भी भागीदारी हो रही है। आज इस शिल्प मेले में हमारे जो थीम स्टेट हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा और जो थीम कंट्रीज हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, इन सब के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस 38वें शिल्प मेले के उद्घाटन अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबका मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर, इस उद्घाटन अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये शिल्प मेला और संस्कृति के इस विशाल मंच पर आकर जो खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है, उसे मैं शब्दों में नहीं, सूरजकुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। आज यहाँ आकर मुझे पूरी दुनिया की शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। और ऐसे गरिमापूर्ण मंच पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की उपस्थिति इसकी गरिमा को दोगुना
कर रही है। मैं आपका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के रूप में ही नहीं, इससे पहले भी शिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान किया है। आप राजस्थान की उस समृद्धि संस्कृति में पले बड़े हैं जिसकी आज पूरे संसार में एक अलग पहचान है। आपने इस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। आपने राजस्थान में अनेक ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है जो वहाँ की पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहित करते हैं। इस शिल्प मेले के आयोजन में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस मेले के आयोजकों के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, वस्त्र संस्कृति और विदेश मंत्रालयों और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए गर्व की बात है कि इस समय प्रयागराज में भी आध्यात्मिक शिल्प के प्रतीक भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का महान पर्व महाकुंभ चल रहा है। इसमें लाखों साधु संत अपने वर्षों के त्याग और तप से मानव समाज के कल्याण को समर्पित हैं। वहीं दूसरी ओर इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हमारे सामने सैकड़ों ऐसे शिल्पकार मौजूद हैं जिन्होंने वर्षों के अथक प्रयास और साधना से अपनी शिल्प कला को निखारा है। इन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को अपने उत्पाद के माध्यम से विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया है। वैसे भी शिल्प का मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास शिल्प के इतिहास को भी प्रकट करता है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में तो कला, कर्म और रंगों को जीवन का तय माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने तो यहाँ तक कहा है कि साहित्य, संगीत और कला से वही मानव समाज बिना सींग व बिना पूंछ के पशु के समान होता है। कला ही हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है। आज हमारी कला और शिल्प का पूरी दुनिया में बोलबाला हो रहा है। मानव जीवन में कला, संस्कृति और संगीत का बहुत महत्व है। यह मेला भी इसी महत्व को दिखाने वाला मंच है। यहाँ का दृश्य देखकर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। रंग बिखेरे सपने सजे हैं, रंग बिखेरे सपने सजे हैं, कारीगरी के हाथ सूरज कुंड के मेले में भारत की सौगात। धागों में बुनती कहानियां, मिट्टी में बसती जान, कभी लकड़ी की कभी धातु में झलके अपना हिंदुस्तान। पहले इस मेले में एक राज्य को थीम स्टेट और एक देश को भागीदारी थीम कंट्री के रूप में बनाया जाता था। इस बार मेले को शिल्प महाकुंभ का आकार देने के लिए मैं पहली बार मेले में 2 राज्यों उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। 7 देशों के संगठन बिमस्टेक को भी भागीदारी बनाया गया है। बिमस्टेक में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 2 दिवसीय भारतीय पुलिस सेवा समागम 2025 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाग लिया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है और भय मुक्त वातावरण बनाना सरकार की प्राथमिकता है। खासकर IPS अधिकारी, IAS अधिकारी, IFS अधिकारी अपने प्रदेश के एक दूसरे के, क्योंकि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का चयन ही ऐसा है कि अलग अलग दूरस्थ, पता नहीं परमात्मा की दया से इसके जैसे भाग्य हो, लेकिन एक नया परिवार की तरफ बढ़ने वाला कदम होता है। वो स्वाभाविक रूप से एक बार मिलने से मिलकर के आत्मीयता तो होती है। कई बार हमारे अपने मूल दायित्व को लेकर के परस्पर चर्चा करने का अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है, एक दूसरे के अनुभव साझा करने का मौका देता है। और जाने अनजाने कई सारी चीजों को कभी कभी व्यक्ति के मन में यह अच्छी बात ये रहती है कि व्यक्ति दोनों तरफ से जानता है। दुनिया उसको क्या मानती है अलग बात है, लेकिन अंदर से उसका मन तो ये मानता ही है कि मैं आखिरकार तो इंसान, तो कुछ गलती मेरे से भी हो सकती है।
कुछ अच्छा मेरा हो गया तो कोई प्रशंसा कर दे, बुरा हो गया तो मेरे मन में कोई बात आ रही तो कोई मार्गदर्शन कर दे। और ये अनुशासित दायरे में तो आपके यहाँ तो बहुत कठिन जाता है कि बचाने में लग जाता आदमी, अगर सही बात नहीं बताई तो बिना बात के। ऐसे में इन सारी बातों के लिए प्रशिक्षित होने का एक तरह से ये मीटिंग भी एक हमारा कार्यशाला की तरह मान ले, जहां हम अपने आप को इन सारी बातों से निकाल के ले जाने के लिए एक तरह से इस हमारे यहाँ तो इसको प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बोल देते हैं। एक साथ रह करके ऐसे कई सत्रों के माध्यम से अपने आप का प्रशिक्षण होता रहे, ताकि हम अपने, एक होता शिक्षा और एक होती दीक्षा, एक होता शिक्षण और एक होता प्रशिक्षण। आपके प्रशिक्षण के दायरे अलग है, आपके प्रशिक्षण की पद्धति भी बहुत अच्छी, लेकिन इस प्रशिक्षण में उस प्रशिक्षण में जमीन आसमान का। यहाँ हम खुल करके कोई बात कहेंगे तो बोलने और सुनने की दोनों की भूमिका बदल जाती है। बोलने और सुनने की भूमिका में हमारे लिए परस्पर आत्मीयता भी है, सहयोग भी है, सकारात्मकता भी। नकारात्मकता से हटा करके सच्चे अर्थों में मीट का मतलब है हम अपने एक दूसरे के, इसको हिंदी में ले, मीट को। मीट में अगर अंग्रेजी का हिंदी लिखोगे तो क्या लिखोगे, और मैं इस शब्द का ही अगर हिंदी में लिखूं तो क्या लिखोगे, मीट। तो मीट मिलता ना किसी को, मीट मिलता तो मीट कब मिलता है, एकदम से हमारे अपने दिल के करीब होता तो मिलता है ना। तो आपके यहाँ एक दूसरे के नजदीक आने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है। ये अलग बात है कि कई बार दायरे संकीर्ण हो जाते तो हम कभी कभी प्रेम की परिभाषा केवल प्रेम और प्रेमिका वाले ही ले जाते हैं। असली में प्रेम तो परमात्मा से लेकर प्रकृति तक, चराचर जगत तक, ये अनंत संभावना वाली। और इसीलिए इन सारी बातों को जब हम अंदर से एहसास करते तो इसका एहसास होता कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और वैसे भी है परमात्मा की दया से आपाधापी के युग में मुझे तो वास्तव में जब मैं बोलता हूँ तो मेरे दूसरे वर्ग की, आपकी जो दूसरे समकक्ष या अलग प्रकार की श्रेणी के लोग हैं, कई बार वो कहते हैं कि आपका पुलिस वालों से ज्यादा प्रेम, मेरे संकट हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही कि नजदीक से देखने में दिखता भी है कि तुलनात्मक रूप से ये बात सही है कि सिविल सर्विस के लोग भी बहुत काम करते हैं, लेकिन पुलिस सर्विस के लोग 24 घंटे काम करते हैं। और जितनी जल्दी से इन पे कार्रवाई होती है, जितनी जल्दी से इनसे पूछताछ होती है, जितनी जल्दी से इनके ऊपर सारी बातों का एक तरह से दबाव पड़ता है, तुलनात्मक बाकी जगह इससे बचाव मिल जाता है। अभी ठेक देखते हैं, जांच करते, फलाना करते, ठिकाना करते, जो भी बात, हाँ जांच भी होती रहेगी और इमीडिएट उसको स्पॉट से हटाने की, उस पर कार्रवाई करने की तत्परता की जरूरत भी रहती है और होता भी, ये एक बड़ी बात। और इसी कारण से इसका भरोसा समाज में अलग प्रकार का है। हमारे लिए आज पुलिस की बात करते तो पुलिस का कहते ही अपने लिए जब सारी सीमाएं बंद हो जाए तो लोग पुलिस की तरफ भागते हैं कि भाई पुलिस से आसरा है। जैसे अच्छे खासे व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत पड़ती जब वो अपनी मर्जी से जाए, लेकिन बीमारी में डॉक्टर भगवान की तरह दिखता है। ऐसी परेशानी में पुलिस भगवान की तरह नजर आती है कि पुलिस मिल जाए तो मेरे सारे कष्ट दूर हो। तो बड़ी उम्मीद की आखिरी किरण आती है पुलिस के पास। और ये भी एक अलग बात है कि पुलिस भी परेशान हो जाती है कई बार कि पुलिस के लायक मामला है कि नहीं है। आजकल इतने प्रकार की चीजें चल रही कि पुलिस के भी संकट बढ़ गए। पुलिस की सीमाओं में पुलिस करती, लेकिन पुलिस सबकी आशा का केंद्र बनती जा रही है। जहां जहां नहीं हो सकता वहां भी पुलिस दिखाई देती, लेकिन पुलिस की मजबूरी है कि अगर वो वहां नहीं संभाले तो भी मुश्किल, संभाले तो भी मुश्किल। संभाले तो कई बुरा मान जाते हैं कि ये काई तुम्हारा क्या काम इसमें, कभी तुम कुछ भी करोगे और किसी पर अन्याय हो रहा है, और अगर वो आप कहीं तो पास तुमने जा रहा है तो बुरा क्यों माना, सही हो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये होते ही आज के इस दौर में मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा कहीं कहीं इस अभी का ये काल मान के चलो, भाषाई काल के कारण से भी मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में आयोजित आम सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को छत्तीसगढ़ में 13 महीने पूरे हो चुके हैं और इस छोटे समय में चिरमिरी क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की सराहना की। इनमें रेलवे, पानी और बिजली की सुविधाओं का विकास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को आप लोगों के आशीर्वाद से मात्र 13 महीने हुए हैं और 13 महीने के अल्पकाल में चिरमिरी नगर निगम के लिए और इस क्षेत्र के लिए जो भी सरकार के तरफ से काम हुए हैं, आपके विधायक ने सबका वर्णन किया है। रेलवे के लिए 241 करोड़, चिरमिरी के घर में पानी पहुंचे उसके लिए 184 करोड़, और यहाँ पर जो ACCL से बिजली
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।